एवरीवन, तो कल हमने सीओपीडी के पार्ट 1 में देखा था कि सीओपीडी होती क्या है, उसके डेफिनीसन, उसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सीओपीडी जिसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ये क्या है? ये एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जिसमें होता क्या है, क्रोनिक मतलब अगर कोई रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर लंबे समय तक पेशेंट को है जिससे उसके एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और वो ऑब्स्ट्रक्शन बार बार हो रहा है और लंबे समय से हो, तो उसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहते हैं। इसमें हमने देखा था कि एम्फाइसीमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये सब डिजीज़ आती हैं। तो आज हम इसका देखेंगे कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट से हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे कि कब से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है और उसके मतलब फैमिली में किसी को थी कि नहीं, पूरी हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। नेक्स्ट हम ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। ब्रोंकोस्कोपी में क्या करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ ब्रोंकाई थ्रू अ ब्रोंकोस्कोप। इसमें हम ब्रोंकोस्कोप की मदद से जो ब्रोंकाई होता है उसका एग्जामिनेशन करते हैं और देखते हैं कि ब्रोंकाई में कोई प्रॉब्लम तो है कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं हम कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी में हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस रीडिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। जब पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहा है, अंदर ले रहा है, और जब बाहर छोड़ रहा है, तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कंसंट्रेशन है उसकी रीडिंग करते हैं कि वो जितनी CO2 इनहेल कर रहा है उसमें कितनी अमाउंट में एक्सहेल कर रहा है, कितनी इनहेल कर रहा है, उसकी रीडिंग करते हैं कैप्नोग्राफी के थ्रू। नेक्स्ट हम ABG एनालिसिस। ABG एनालिसिस से हम ये देखते हैं कि पेशेंट में रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन तो नहीं हो रही। जैसे कि अगर पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड का प्रोडक्शन करवाएगा आगे चल के, जिससे पेशेंट को रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है। अब जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है ABG का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। मतलब आर्टरी के ब्लड में जो भी गैस है उसका एनालिसिस करना, आर्टरी के ब्लड में जो गैस है उसका एनालिसिस करना। तो पीएच हमारे ब्लड का आप सबको ही पता है कि कितना होना चाहिए, 7.35 से 7.45। मतलब जो हमारा ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है। 7 न्यूट्रल होता है तो 7.35 से 7.45 है, इट मीन्स वो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है हमारा ब्लड। नेक्स्ट PaCO2 कितना होना चाहिए हमारे ब्लड में, 35 से 45 mm/g होना चाहिए। PaCO2 और PaO2 में कितना होना चाहिए, 80 से 100 mm/Hg होना चाहिए नॉर्मल। और SCO3 यानी बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए, 21 से 28 mm/Hg। अब ये PaCO2 और PaO2 क्या होता है, PaCO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर जो है लंग्स में CO2 का वो कितना है, तो वो 35 से 45 होना चाहिए। और पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का जो लंग्स में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वो 80 से 100 mmHg होना चाहिए। एक और बात, अपन पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन O2 सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन और PaO2 मतलब पार्शियल ऑक्सीजन में डिफरेंस क्या है। तो पार्शियल ऑक्सीजन में ये होता है कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, ये तो PaO2 हो गया। लेकिन कितनी ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ Hb के साथ डिजॉल्व है, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन बताता है। PaO2 में हम ये देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का लंग्स में PaO2 में। और ऑक्सीजन सेचुरेशन में हम ये देखते हैं कि कितने % ऑक्सीजन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ डिजॉल्व है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कौन कौन सी ड्रग्स देखते हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होती है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको कम करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। कैसे, एग्जांपल के लिए जैसे बेक्लोमेथासोन हो गया, ब्यूटीसोनाइड, ये ड्रग्स देते हैं। म्यूकोलाइटिक टू थिन सिक्रेशन, क्योंकि इसमें सिक्रीशन जो होता है वो थिक हो जाता है, तो हम उसके लिए म्यूकोलाइटिक एजेंट देते हैं जिससे वो सिक्रीशन जो है वो थिन हो सके, पतला हो सके और इजिली निकल सके। इसके लिए एसिटाइलसिस्टीन ड्रग होती है वो देते हैं, क्योंकि ब्रोंकाई जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए हम ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं, जैसे कि एमिनोफाइलिन हो गया, थियोफाइलिन हो गया, टेरब्यूटालाइन और साल्बुटामॉल। इसमें मैंने ये भी बताया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, म्यूकोलाइटिक दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और अगर ब्रोंको डायलेटर्स दे रहे हैं तो उसके रैशनल भी दिए हैं कि क्यों देना है। नेक्स्ट इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट लो कॉन्सेंट्रेशन 1 से 21 लीटर पर मिनट बिकॉज हाइपोक्सिया कॉजेज लीडिंग ब्रीदिंग टाइप। इसमें ऑक्सीजन जब देते हैं तो पेशेंट को लो कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है पेशेंट की बॉडी में, तो उसको हाइपोक्सिया में रहता है पेशेंट, जैसे उसकी जो ब्रीदिंग टाइप होती है वो बढ़ने लगती है, इसलिए तो लो कॉन्सेंट्रेशन देते हैं। गिव CPT यानी चेस्ट फिजियोथेरेपी।
परकसन एंड वाइब्रेशन ओवर थॉरक्स टू लूजन सिक्रीशन इन द अफेक्टेड एरिया ऑफ लंग्स, क्योंकि लंग्स में जो सिक्रीशन हो जाता है वो थिक म्यूकोलाइटिक सिक्रीशन हो जाता है, म्यूकस सिक्रीशन हो जाता है, थिक रहता है। तो हम CPT चेस्ट फिजियोथेरेपी इसलिए देते हैं, तो 2 टेक्निक देते हैं, परकसन और वाइब्रेशन के थ्रू। जो थॉरक्स रीजन होता है पेशेंट का, वहाँ हम पेशेंट के परकसन करते हैं और वाइब्रेशन करते हैं, ताकि जो सिक्रीशन है जो वहाँ इकट्ठा हो गया है वो जो थिक है वो थोड़ा थिन हो सके और इजिली एक्सपेल हो सके। नेक्स्ट है बेस्ट टाइम टू CPT इन मॉर्निंग 1 आवर बिफोर मील और 2 to 3 आवर आफ्टर मील। जो CPT यानी चेस्ट फिजियोथेरेपी देने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, तो खाना खाने के 1 घंटे पहले देना मॉर्निंग में, या तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद देना। CPT मतलब चेस्ट फिजियोथेरेपी, वही परकसन और वाइब्रेशन करते हैं पेशेंट के थॉरक्स रीजन में, ताकि जो सिक्रीशन वहाँ इकट्ठा हुआ है, जो थिक सिक्रीशन वो थोड़ा लूज हो सके, थोड़ा थिन हो सके और इजिली एक्सपेल हो सके। नेक्स्ट क्या है, इनकरेज क्लाइंट फॉर हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन और स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट टू प्रिवेंट डिस्पनिया। पेशेंट को हम इंकरेज करेंगे, एडवाइस करेंगे कि वो ऐसी डाइट ले जिसमें बहुत सारी कैलोरी और प्रोटीन हो, और उसके साथ ही पेशेंट को बोलेंगे कि उसे थोड़े अमाउंट में, इकट्ठा बहुत सारा खाना नहीं खाना है, थोड़े थोड़े अमाउंट में, और जब उसको भूख लगे तो वो डाइट करें, ताकि पेशेंट को डिस्पनिया की भी प्रॉब्लम हो। डिस्पनिया यानी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, तो पेशेंट को डिस्पनिया की कंडीशन भी होती है। इसलिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो डाइट ऐसे ले जिसमें हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन तो हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में करके लिए, इकट्ठा एक साथ बहुत सारा खाना ना खाए, ताकि उसको डिस्पनिया की भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है इंकरेज फ्लूइड इनटेक अप टू 3 लीटर पर डे टू कीप द सिक्रेशन थिन। पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो कम से कम एक दिन में 3 लीटर फ्लूइड ले, ताकि जो सिक्रीशन है, जो कलेक्ट हो गया सिक्रीशन म्यूकस, वो थिक है, तो अगर वो ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करेगा तो वो सिक्रीशन को क्या कर देगा, थिन कर देगा, पतला, ताकि वो इजिली एक्सपेल हो जाए। एडवाइज करना है पेशेंट को फॉर एब्डोमिनल एंड पर्स लिप ब्रीदिंग टेक्निक के लिए। मतलब पेशेंट को हम एडवाइज करेंगे कि एब्डोमिनल और पर्स लिप ब्रीदिंग टेक्निक मीन्स वो जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं कि अपन नोज से एक सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं पेशेंट को कि वो नोज से सांस ले और अपने मुंह से छोड़े, लिप का यूज करके, इसलिए पर्स लिप ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरह ही है, बट इसमें हम नोज से इनहेल तो करते हैं, लेकिन एक्सहेल हम माउथ के थ्रू करते हैं। ठीक, फिर गिवन हाई फॉलर पोजीशन विथ लीनिंग फॉरवर्ड टू एड इन ब्रीदिंग। पेशेंट को अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट को हम हाई फॉलर पोजीशन देते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया कि ऑक्सीजन देना है पर लो कॉन्सेंट्रेशन में देना है। CPT क्यों दे रहे थे, ताकि जो सिक्रेशन जमा हुआ है वो थोड़ा लूज हो सके, थोड़ा थिन हो सके और एक्सपेल हो सके। CPT देने का बेस्ट टाइम हमने देखा कि खाना खाने के मॉर्निंग में 1 घंटे पहले, और अगर खाना खा लिया पेशेंट को तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद देना है। फिर हमने देखा कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो ऐसी डाइट ले जिसमें हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन हो, और एक साथ बहुत ज़्यादा खाना ना खाए, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाने को ले, ताकि उसको डिस्पनिया यानी ब्रीदिंग डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। पेशेंट को बोलना है हमें कि वो ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करे, ताकि जो सिक्रेशन जो इकट्ठा हुआ है, वो जो थिक सिक्रेशन वो थोड़ा थिन हो सके, पतला हो सके और इजली एक्सपेल हो सके। पेशेंट को हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जैसे एब्डोमिनल पर्स लिप एक्सरसाइज, मतलब नोज से वो एयर को इनहेल करें और एक्सहेल माउथ के थ्रू करें। पेशेंट को फॉलर पोजीशन देनी, हाई फॉलर पोजीशन देनी है, ताकि पेशेंट को ब्रीदिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इधर हमने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स देखा और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लिया कि कैसे क्या करना है। तो ये पूरा ओवरऑल COPD के बारे में हो गया, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।